आज हम समझेंगे मैं और मेरा देश इस निबंध को, जिसे लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने, जिसमें लेखक बताता है कि प्रत्येक मनुष्य का अपने देश के साथ क्या संबंध है, प्रत्येक नागरिक का और उस देश का आपसी संबंध क्या है। इसको बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध, आज का पाठ। तो पहले शुरुआत जब इस निबंध की हो रही है तो यहाँ पे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि मेरा जन्म मेरे घर में हुआ था और मेरा परिवार, मेरा पड़ोस और मेरा समाज, इन तीनों के साथ मैं प्यार और दुलार पाकर बड़ा हुआ। लेखक के कहने का भाव है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे परिवार से, मेरे समाज से मुझे बहुत अधिक लाड़ प्यार मिला और उसी लाड़ प्यार के साथ मैं बड़े मासूमियत के साथ अपने जीवन के आगे की ओर बढ़ता रहा। मतलब मेरी उम्र बढ़ती रही और धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा जो नगर है और वहाँ के जो नागरिक हैं वो मेरे काम आ रहे हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ और मैं उनके काम आ रहा हूँ। मतलब उनके बहुत से कामों में मैं उनकी हेल्प करता हूँ और मेरे बहुत से कामों में वो जो नागरिक हैं वो मेरी हेल्प करते हैं। और मैं आनंद की अनुभूति करता था कि मैं कितना संतुष्ट हूं अपने जीवन से, कितना परिपूर्ण हूं, मुझे किसी अन्य चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब मैं अपने नगर तक ही सीमित रह गया था कि अचानक एक दरार पड़ती है। मेरे मन में आनंद की जो अनुभूति थी उसमें एक दरार पड़ती है और मुझे ऐसा लगता है अपने अंदर से बड़ी हीन भावना का अनुभव होता है कि, और हीन भावना भी कैसी पड़ती है मेरे मन में कि उस हीन भावना के लिए मैं किसी से बदला लेना तो दूर, मैं कोई अपील या प्रार्थना भी नहीं कर सकता। ऐसी हीन भावना लेखक कहता है कि मेरे मन में पड़ती है। और फिर वो उसका वर्णन करते हुए आगे कहता है कि ये जो हीन भावना मेरे मन में आई, ये एक तरह का भूकंप था। अब जब ये भूकंप आया तो क्या धरती कांपी या आकाश डोला? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो भूकंप आया था वो मानसिक भूकंप था। मेरे मस्तिष्क में ये भूकंप आया था। और क्यों आया था? क्योंकि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के एक अनुभव को सुन करके लेखक के मन में ये भूकंप आया था। लाला लाजपत राय जब देश पराधीन था उस समय उन्होंने अपने रक्त से देश के गौरव के दीपक को सींचा था, देश के लिए बहुत कुछ किया था। तो लाला लाजपत राय अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि एक बार वो पराधीन भारत में कई जगह भ्रमण के लिए जा रहे थे, कई देशों में उन्होंने भ्रमण किया। तो अमेरिका, फ्रांस, जापान इत्यादि देशों में, मतलब कई देशों में गए। तो जब वहां गए तो कई देशों की यात्रा करने के बाद भी लाला लाजपत राय को केवल एक ही बात सुनने को मिली, वो थी पराधीन भारत की कलंक की। उन्हें ऐसा महसूस हुआ बाहर जाकर कि जब उनका देश गुलाम था, पराधीन था, तो बाहर जाकर भी लोगों में यही बात लोगों ने उनसे कही कि पराधीन भारत का ये व्यक्ति है या वहां से ये आया है। तो लाला लाजपत राय के को ऐसा लगा कि जैसे कलंक का टीका उनके माथे में लग गया है। लाला लाजपत राय के इस अनुभव से मुझे महसूस हुआ कि देश का नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे देश के सम्मान को धक्का लगे। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए अच्छे से अच्छे काम करूं और मुझे चाहे सारे सुख मिल रहे हों तो उन सुखों के बदले भी अगर मेरे देश की गुलामी मुझे मिल रही है तो वो मुझे मंजूर नहीं है। कहने का भाव ये है कि लेखक कहना चाहता है कि मुझे अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़े तो मुझे वो मंजूर है। तो यहाँ पे लेखक से ये प्रश्न किया जाता है कि भला कोई एक व्यक्ति देश के लिए क्या ही कर सकता है। हाँ, ये बात कुछ और है कि वो या तो कोई वैज्ञानिक हो, कोई आविष्कार करके अपने देश का थोड़ा मान बढ़ा सकता है, या फिर वो कोई धनिक व्यक्ति हो जो कि भामाशाह की तरह
अपना धन दान करके देश के लिए कुछ कर सके, लेकिन एक अकेला व्यक्ति देश के लिए क्या ही कर सकता है। तो लेखक कहता है कि ये जो देश है ये आपके मुन्ने की गुड़िया नहीं है, बल्कि ये एक विशाल तट की तरह है जहां सभी के लिए स्थान है। और जब देश में जब भी कभी युद्ध हुआ या कभी भी युद्ध वाले आसार हुए तो जरूरी नहीं है कि युद्ध ही लड़ा जाए। उस युद्ध में साथ देने के लिए, उस युद्ध में लोगों को के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी किया गया कार्य जो है वो युद्ध की ही तरह माना जाता है कि वो युद्ध में ही साथ दे रहा है। मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा है और वहां पर सैनिकों के पास अगर टाइम पर वो संसाधन, वो सामग्री ही ना पहुंचे तो वो लड़ेंगे क्या? वो लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि युद्ध में सारे के सारे अगर व्यक्ति युद्ध करने लग जाएंगे तो उन तक सामान पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो उस युद्ध के लिए सामान या सामग्री पहुंचाने का कार्य करना भी युद्ध करने के समान है। साथ ही लेखक ये भी बताता है कि मैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए हर भरसक प्रयास करूंगा। तब लेखक से प्रश्न किया जाता है, या लेखक खुद ही अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? तो लेखक कहता है कि ये कहावत बिल्कुल झूठ है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेखक कहता है कि एक अकेला चना भाड़ अवश्य फोड़ सकता है, बल्कि फोड़ने के साथ साथ वो उस भाड़ को खील खील करके बिखरा सकता है। मतलब बाद में ये भी ना पता रहे कि इसका वजूद भी किस जगह स्थित था। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चलिए हम देश की गहराई में ना जाते हुए आपको दो कहानियों के बारे में बताते हैं, और आप गहराई में ना जाकर कम से कम दो कहानियां तो सुन ही सकते हो। और कहानियां भी कैसी हैं? जो ना तो प्रेमचंद जी की हैं और ना ही महान अंतोन खेचर जी की हैं, बल्कि ये कहानियां हमारे ही देश के जो राम तीरथ जी हुए थे उनके बारे में है। एक बार राम तीरथ जी अपने जापान यात्रा में गए हुए थे और उन दिनों उनके उपवास का काल चल रहा था और वो भोजन में केवल फल ही ग्रहण कर रहे थे। जब वो जापान में एक ट्रेन में बैठे थे और अपने लिए फल इधर उधर देख रहे थे, कहीं भी फल ना मिल पाने के कारण एक स्टेशन आने पर उन्होंने थोड़ा बाहर निकल के भी प्रयास किया कि उन्हें फल मिल जाए। उन्हें फल नहीं मिले तो अचानक ही उनके मुख से निकल पड़ा कि लगता है जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अब एक युवक जापान का अपनी पत्नी को छोड़ने स्टेशन पर आया था और जैसे ही उसने राम तीरथ जी की ये बात सुनी, वो दौड़ कर गया और एक टोकरी अच्छे फल लेकर आ गया। तो राम तीरथ जी को लगा कि शायद ये व्यक्ति एक फल बेचने वाला है और ये मेरे लिए फल लेके आया है। तो राम तीरथ जी ने उसका मूल्य चुकाना चाहा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कोई फल विक्रेता नहीं हूं और अगर आप मुझे इसका मूल्य देना चाहते हैं तो केवल इतना भर कर दीजिए कि जब आप अपने देश में जाएं तो वहां जाकर किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो एक ये कहानी सुनाई लेखक ने, और दूसरी कहानी में इस कहानी में लेखक ने बताया कि जो जापानी युवक था उसने अपने देश के गौरव को बढ़ाया। दूसरी कहानी देख लेते हैं। जापान के ही एक पुस्तकालय में एक किसी अन्य देश का युवक पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था, तो एक पुस्तकालय में गया। वहां जाकर उसने कुछ पुस्तकें उठाई तो उन पुस्तकों के अंदर कुछ दुर्लभ चित्र दिखाई दिए। उन चित्रों को उस युवक ने बड़ी सफाई के साथ काटना शुरू कर दिया। अब उसको ये चित्र काटते हुए अन्य जापानी युवक ने देख लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। तो पुलिस ने वो सभी दुर्लभ चित्र उस युवक के घर से बरामद किए और उसे जेल में डाल दिया। तो जेल में डालना भी चाहिए था क्योंकि उसने गलत काम किया था, पर बात अगर यहीं तक सीमित रहती तो कोई बात नहीं थी। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे उस पुस्तकालय के बाहर जिस देश से वो युवक आया था उस देश का नाम लिखकर लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति इस देश का इस पुस्तकालय में पढ़ने के लिए नहीं जा सकता।
तो दो कहानियां, दो व्यक्ति, दोनों ने अपने देश के लिए क्या किया। एक जो जापानी युवक था, फल लेके आया था, उसने अपने देश का मान रखा, उसके गौरव को बढ़ाया। दूसरा व्यक्ति जिसने पुस्तकालय से दुर्लभ चित्र चुराए थे, उसने अपने देश का नाम कलंकित किया, और बल्कि ऐसा नहीं उसी समय बल्कि आने वाले कई सालों के लिए देश पर ऐसा कलंक का टीका लगाया कि उस देश के नागरिक वहां पढ़ने भी नहीं आ सकते थे। तो देश और नागरिक दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। नागरिक की जो व्यक्तिगत हीनता है या गौरव है, उसका असर देश पर पड़ता है। साथ ही देश की जो हीनता है या गौरव है, उसका असर व्यक्ति पर पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब आगे लेखक एक बात और बताते हैं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ी होती है उस कार्य के पीछे छिपी भावना। इसके लिए वो एक समय का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक बार तुर्की के राष्ट्रपति कमल पाशा जी का जन्मदिन था और जन्मदिन का समारोह समाप्त हो गया था। कमल पाशा अपने शयन कक्ष में चले गए थे और उन्होंने शाही वस्त्र उतारकर सोने वाले जो कपड़े थे वो पहन लिए थे। अब काफी रात बीत जाने पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसके हाथ में एक छोटी सी हंडिया थी। वो तुर्की के जो राष्ट्रपति थे कमल पाशा, उनसे मिलने की जिद करने लगा। तो ये खबर कमल पाशा जी के पास पहुंची। उन्होंने वहां पहुंचकर 2 उंगलियां उस शहद में डुबोई और अपने मुंह में डाली। साथ ही एक तीसरी उंगली डुबोकर उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह में डाल दी, जिसे वे मुंह में रखते ही कमल पाशा की उंगली, वो वृद्ध व्यक्ति निहाल हो गया और बड़े सम्मान के साथ कमल पाशा जी ने अपने देश के कर्मचारियों से कहा कि उसे ससम्मान उसके गांव शाही कार में पहुंचा दिया जाए। तो यहाँ पे कमल पाशा जी ने ये नहीं देखा कि उनके लिए लाया गया उपहार बड़ा था या छोटा था, उन्होंने उस व्यक्ति की भावना को देखा। ऐसी ही घटना हमारे देश में भी हुई थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो एक व्यक्ति अपने प्रांत से, शायद नहीं कंफर्म, हरियाणा का निवासी था वो व्यक्ति। वो वहां से रंग बिरंगी सुतलियों से एक खाट बुनकर दिल्ली जाता है ट्रेन में रखकर, और वहां जाकर उनके जवाहरलाल नेहरू के घर के बाहर खड़ा होकर के उनसे मिलने की जिद करने लगता है। तो जवाहरलाल नेहरू बाहर आते हैं, पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है। तो वो युवक बताता है कि मैं आपके लिए उपहार लाया हूं। जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से उनकी भेंट स्वीकार करी। वो बुनी हुई रंग बिरंगी खाट थी, और साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक फोटो पर दस्तखत करके उस व्यक्ति को दिए, जो कि उस समय बहुत दुर्लभ थे। हर किसी को जवाहरलाल नेहरू की फोटो दस्तखत की हुई मिल पाना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे भी भावना देखी गई। ये नहीं देखा गया कि वो जवाहरलाल नेहरू जी के लिए क्या उपहार लाया था, बल्कि उनकी मन की भावना को जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा। तो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आगे लेखक यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि हमारे देश के लिए 2 बातों का होना बहुत जरूरी है। एक तो शक्ति बोध, दूसरा सौंदर्य बोध। तो वो कहते हैं जरा अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो लोग कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो अपनी बात को स्पष्ट करिए। तो लेखक कहता है कि क्या आपने कभी रेल के डिब्बों में या मुसाफिर खानों में या क्लबों में या किसी सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपने देश की कमियों को गिनाया है कि हमारा देश ऐसा है वैसा है, या हमारे देश के अंदर ये कमियां हैं, या किसी अन्य देश से हमारे देश की तुलना की है? और अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आपने अपने देश की शक्ति बोध का जो है वो हरण किया है, उसकी शक्ति को कम किया है। क्योंकि जैसे आप वो एक उदाहरण देते हैं महाभारत के टाइम का,
कि शल्य जो थे वो कर्ण के सारथी थे। अब जब जब कर्ण महाभारत में अपने पक्ष की विजय पर हुंकार भरता, मतलब प्रसन्नता जाहिर करता, तो जो शल्य थे उनके सारथी, वो अर्जुन की अजेयता की बात कह करके हल्की सी बात छेड़ देते थे। अब वो तो हल्की सी बात छेड़ते थे, लेकिन जो कर्ण था उसका मनोबल टूटने लगता था, और अंत में जाकर यही जो मनोबल का टूटना था धीरे धीरे उनकी पराजय का कारण भी बना। तो ये बात थी देश की शक्ति बोध की। अब चलिए बात कर लेते हैं सौंदर्य बोध क्या है। तो चलिए आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने कभी केला खाकर छिलका फेंका है, या कहीं थूकने का काम किया है, सीढ़ियों के वे या जीने पे थूकने का काम किया है, और जो सुंदरता को बढ़ाने वाले कारक हैं उनको नष्ट किया है, मसलन किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डाला है, या अपने घर का कूड़ा बाहर फेंका, मुंह से अपशब्द निकाले, मतलब जो कुछ भी देश के सौंदर्य को नष्ट कर रहे हैं, अगर आपने वो बातें की हैं तो आप देश के सौंदर्य को नष्ट कर रहे हैं। तो फिर अगला प्रश्न उनसे किया जाता है लेखक से, आप देश की हीनता और उच्चता की क्या कसौटी है उसके बारे में जरा हमें स्पष्ट करिए। तो लेखक कहते हैं कि अगर किसी देश के नागरिक ये समझें कि उन्हें किसे अपना मत देना है और किसे अपना मत नहीं देना है, अगर वो इस चीज के लिए जागरूक हैं तो वो उच्च हैं, और अगर नागरिक ये ना समझे कि किसे अपना मत देना है, लोगों के भड़काऊ भाषण और उत्तेजक बयानबाजियों से प्रेरित होकर के अगर वो अपना मत किसी को भी दे देते हैं तो वो देश की हीनता के कारक हो जाते हैं। तो लेखक कहता है कि एक आम नागरिक होने के कारण मेरा और हर नागरिक का फर्ज है कि हम अपने देश के लिए सही व्यक्ति का चयन करें, जो कि हमारे देश की सौंदर्य बोध, शक्ति बोध और देश के गौरव को बढ़ाने का कार्य करे। तो उसके लिए मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि चाहे वो कितना ही महापुरुष हो, वो देश की कुर्सी में तब तक ना बैठे जब तक कि मैं अपना मत ना दे दूं, क्योंकि वो लेखक ये कहना चाहता है कि मेरा यानी हर आम व्यक्ति का जो मत है वो बहुत मायने रखता है किसी भी व्यक्ति को कुर्सी तक पहुंचाने के लिए। अब वो व्यक्ति चाहे कितना ही महापुरुष है, तो लेखक कहता है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि देश का हर नागरिक जागरूक हो, उसे अपने मत का अधिकार हो। तो ये बात लेखक ने यहाँ कही, और इस तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर का एंड हो जाता है। और ये निबंध था, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, इसको आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, तो सारे जो आपके क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं उनका समाधान आपको यहीं पे मिल जाएगा। और गंगा पुस्तिका के सारे चैप्टर्स को जानने के लिए या अन्य और भी किसी तरीके के ग्रामर पार्ट को जानने के लिए जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो चलती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।